हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 19 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स से, जहां हम क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो वक्त गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखें। अब स्टार्ट करते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज़ बीन प्रपोज सिंस द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर हु वर ऑफ द व्यू दैट एटम्स आर फंडामेंटल ब्लॉक्स ऑफ मैटर। यानी जो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स हो वो लगभग 4400 BC के टाइम से प्रपोज किया जा गया है, जहाँ पर जो अर्ली फिलोसोफर्स थे उन्होंने माना था कि जो भी एटम्स होते हैं वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के। The word atom has been derived from the Greek word atomio, which means uncuttable and undivisible। यानी जो वर्ड है एटम, उसका ग्रीक वर्ड से लिया गया है एटोमियो, जिसका मतलब होता है अनकटेबल, जिसको काटा ना जा सके, या नॉन डिविजिबल। देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी गई थी। देखिए सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी जो दी गई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी गई थी। उसके बाद फिर देखिए हमने यहाँ बहुत सारी इस्टेब्लिशमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन बनाए गए। उसके बाद फिर हमें इस्टेब्लिश किया कि द एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स कहते हैं। सो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में देखिए एक आपसे जैसे होता है कि सबसे पहला कि लाइक चार्जेस रिपल लाइक ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वहीं जो भी अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ बात आ जाती है लगभग मिड 1850s में मेनी साइंटिस्ट मेनली फैराडे बिगेन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इवेक्यूएटेड ट्यूब्स। यानी पार्शियली इवेक्यूएटेड ट्यूब्स में यहाँ पर स्टडी होने लगी, जिसको हम कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स कहते हैं। व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, current starts flowing through a stream of particle moving in the tube from a negative electrode to positive। यानी जब भी एक सफिशिएंट हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है अक्रॉस इलेक्ट्रोड, तो करंट स्टार्ट करता है फ्लोइंग फ्रॉम स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इनको हम कैथोड रेज या कैथोड रे पार्टिकल्स भी कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट क्या क्या हुआ, समराइज किया। तो पहला, द कैथोड रे फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। यानी स्टार्ट करती है कैथोड से और मूव करती है एनोड तक। ये विजिबल नहीं है और इनको विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट फॉस्फोरेंट मटेरियल हम ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि ये जो मटेरियल होते हैं व्हेन ये कैथोड रेज इनको हिट करेगी तो ये ग्लो करेंगे। जैसे हमारे टेलीविजन स्क्रीन, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में ये रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती। वहीं द बिहेवियर इज सिमिलर टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। यानी लाइक इलेक्ट्रॉन इसका बिहेवियर होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन उनकी तरह बिहेवियर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड डू नॉट डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट। यानी जो भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज है वो डिपेंड नहीं करती है मैटर ऑफ मटेरियल पे एंड नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती है। अब यहाँ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ली जाए तो ब्रिटिश फिजिक्सियन जे थॉमसन मेजर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जे थॉमसन ने Q/m रेशियो मेजर किया था। अब इन्होंने क्या कहा था, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यानी जितना ज़्यादा पार्टिकल पे चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसका इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में होगा। वहीं लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। जितना ज़्यादा पार्टिकल लाइट होगा उतना ज़्यादा ग्रेटर डिफ्लेक्शन होगा। वही बात करते थे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड होती है जो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन वोल्टेज। यानी जितना ज़्यादा हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का वो इंक्रीज करेगा। अब Q/m रेशियो की वैल्यू 1.7 × 10⁻11 कूलम पर केजी। यहाँ पे m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी और E होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन इन कूलम। अब चार्ज ऑन
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात कर ली जाए तो जो आरए मॉलिक्यूल थे उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें चार्ज ऑब्टेन किया। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, वही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिटरमाइन किया 9.1 इंटू 10⁻31 kg दिया गया। अब बात आ जाती है आगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए जो भी द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन मॉडिफाइड कैथोड रे लेड टू द डिस्कवरी ऑफ केनान, यानी यहाँ पे हम मॉडिफाइड कैथोड रे के डिस्चार्ज के कारण हमें केनाल रेस की डिस्कवरी हुई। अनलाइक इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी, अनलाइक कैथोड रेस मास ऑफ दे आर माथो पॉजिटिवली चार्ज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, यानी कैथोड रेस के विपरीत ये जो मास ऑफ पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पे एंड पॉजिटिवली चार्ज गैसेस एट आयंस पे। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड ऑन गैस, यानी जो Q/m रेशियो है वो गैस पे डिपेंड करेगा। वहीं सब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी ए मल्टीपल ऑफ 1000 फंडामेंटल यूनिट, यानी जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनमें मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट का थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पे मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स कैरी करता है। बिहेवियर की बात करते हैं तो जो बिहेवियर होता है अपोजिट होता है इलेक्ट्रोड और कैथोड रेस के। द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन वाज कॉल्ड प्रोटॉन, यानी जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन था जो हाइड्रोजन से ऑब्टेन किया था उसे हम प्रोटॉन कहते हैं। ये वहीं हमने देखिए जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल थे उसकी डिस्कवरी की भी यहाँ हमने नीड फील हुई थी। तो इसलिए जेम्स चाडविक ने 1932 में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल जिनका मास थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर होता है प्रोटॉन से उनको डिस्कवर किया, जिनको हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं। आगे एटॉमिक मॉडल्स की बात कर लेते हैं। देखिए द मेजर प्रॉब्लम बिफोर साइंटिस्ट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स वर, यानी सबएटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद जो मेन चैलेंजेस थे साइंटिस्ट के साथ वो था पहला टू अकाउंट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिस्क्राइब करने की ना, टू कंपेयर बिहेवियर ऑफ एलिमेंट इन टर्म ऑफ बोथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल और प्रॉपर्टीज जो केमिकल प्रॉपर्टीज उनके टर्म में बिहेवियर ऑफ एलिमेंट को कंपेयर करना, एंड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स, यानी यहाँ पे जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को हमें एक्सप्लेन करना। वहीं टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था उसकी नेचर और उसके ओरिजिन की कैरेक्टरिस्टिक को हमें समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की बात कर लिए। जे थॉमसन इन 1898 द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, जो भी पॉजिटिव कहा था कि देखिए पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन सच ए मैनर दैट इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड इन इट इन सच ए मैनर टू गिव मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है वो यूनिफॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कि इनसे मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट बनता है, जिसे हम प्लम पुडिंग या रेसन पुडिंग या वाटरमेलन मेथड कहते हैं। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द मॉडल इज दैट द मास ऑफ एटम इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एटम, यानी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फीचर वो यह था कि जो भी मास ऑफ एटम है उसको अज्यूम कर लिया जाता है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द एटम। अब बात करते हैं, देखिए विल्हेम रोएंटग ने लगभग डिस्कवर किया था एक्स रेज को, जो कि दीज रेज आर ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, जिनमें पोजेस करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर को। हेनरी बेक्वेरेल ने ऑब्जर्व किया था कि सर्टेन एलिमेंट विच एमिट रेडिएशन ऑन देयर ओन एंड द नेम्ड द फिनोमेना रेडियो एक्टिविटी एंड द एलिमेंट्स आर नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी हेनरी बेक्वेरेल ने ऑब्जर्व किया था कि कुछ सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आप रेडिएशन एमिट करते हैं, ऐसी प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और जो एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भी अल्फ़ा, देखिए थ्री काइंड ऑफ रेस ऑब्जर्व हुई, अल्फ़ा, बीटा और गामा, जो कि एमिट होता है। रदरफोर्ड ने ने पता किया कि जो अल्फ़ा रेज होती है वो हाई एनर्जी पार्टिकल होती है जिसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट एटॉमिक मास होता है। यहाँ से कंक्लूड किया गया कि जो भी अल्फ़ा पार्टिकल होता है एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई होता है, जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल होता है कंबाइन करता है 2 इलेक्ट्रॉन से, जिससे हीलियम
ऑप्टेन होता है। बीटा रेज क्या होते हैं? बीटा रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। और जो गामा रेज होते हैं वो हाई एनर्जी रेडिएशन होते हैं लाइक एक्स रेज एंड आर न्यूट्रल इन नेचर एंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। यानी यहाँ पे जो न्यूट्रल्स जो भी न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, सॉरी जो गामा रेज होती है वो न्यूट्रल होती है। अब यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर की बात कर ली जाए तो अल्फा पार्टिकल्स जो होती है वो लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है। बीटा रेज लगभग 100 टाइम ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। एंड गामा रेज होती है जो गामा रेज में लगभग 1000 टाइम ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। अब बात आ जाती है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने क्या किया था कि एक थिन गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करती गई जिसको हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाले गए इस एक्सपेरिमेंट के। सबसे पहला कंक्लूजन ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड ही पास थ्रू हो गए। देन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वॉज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। वहीं एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो डिफ्लेक्ट होता बाय स्मॉल एंगल से। वहीं ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बाउंस बैक हो गए, लगभग 180 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्टेड बैक हो गए। अब यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन जो अब रदरफोर्ड ने ड्रॉ करी। सबसे पहली, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। यानी जो भी मोस्ट ऑफ द स्पेस होती है एटम्स में वो एम्प्टी होता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल गए इसलिए। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल। यानी जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो कंसंट्रेटेड होता है वेरी स्मॉल वॉल्यूम में जो रिपेल करता है रिफ्लेक्ट करता है पॉजिटिवली अल्फा चार्ज पार्टिकल्स को। देन आता है देखिए जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। द रेडियस ऑफ द एटम लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है, वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस होता है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। आगे बात करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल पॉजिटिव चार्ज डेंसली कंसंट्रेटेड होता है एक स्मॉल रीजन में जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। वहीं न्यूक्लियस सराउंडेड बाय होता है बाय इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ जिसको ऑर्बिट कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस दोनों हेल्ड टुगेदर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। अब यहाँ पे होता है देखिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बात कर ली जाए। देखिए जो भी एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। यानी एक न्यूक्लियस ऑफ एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल स्पीसीज, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम होता है उसको भी हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे प्रोटॉन देखिए जो भी प्रोटॉन और न्यूक्लियन दोनों को कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए टोटल नंबर न्यूक्लियन होता है उसको मास नंबर ए से डिनोट करते हैं। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी यहाँ पे नंबर प्रोटॉन होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का एडिशन कर दिया जाए तो मास नंबर होता है। अब आइसोबार या आइसोटॉप्स की बात कर ली है। देखिए जो भी नॉर्मल एलिमेंट होता है उसको एक्स से डिनोट करते हैं। इसके सुपर स्क्रिप्ट पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे एटॉमिक मास रखते हैं और सब स्क्रिप्ट पे लेफ्ट साइड पे हम Z लेते हैं जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। देखिए आइसोबार आर द एटम्स विच विथ मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर फॉर एग्जाम्पल्स। यानी यहाँ पे जो भी आइसोबार्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो मास नंबर होता है वो तो सेम होता है बट जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 दोनों में मास नंबर सेम है बट कार्बन जो भी एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है। कार्बन में 6 और नाइट्रोजन में 7। ऑन द अदर हैंड कुछ एटम्स होते हैं जिनमें आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। जैसे आइसोटॉप्स में जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात कर ली जाए तो इसमें 1 प्रोटॉन होता है प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में होता है 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन और ट्रिटियम में होता है 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ऐसे करके हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में तीनों में ही एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास अलग होता है। अब यहाँ कार्बन एटम्स का भी एग्जांपल है जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 जिनमें एटॉमिक नंबर 6 ही होता है रिस्पेक्टिवली। क्लोरीन की बात कर लीजिए तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दोनों में एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उनका जो केमिकल बिहेवियर होता है वो सेम ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब बात करती जाए ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखिए रदरफोर्ड मॉडल के
जो ड्रॉफिक होते हैं उसमें एक बात सबसे पहले देखिए, मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो चार्ज पार्टिकल होता है जब एक्सेलरेट किया जा सकता है तो वो जब एक्सेलरेट किया जाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। देयरफॉर जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट में उसको ये रेडिएशन इमिट करना चाहिए, और जो एंड द एनर्जी कैरीड आउट बाय रेडिएशन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन, और जो भी एनर्जी कैरीड होती है रेडिएशन में वो इलेक्ट्रॉनिक मोशन के थ्रू पाते हैं। एंड इसके तरह हम जो ऑर्बिट होता है वो कंटिन्यूसली स्विंग करना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी इससे ये निकल जाता है कि जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। आगे इट सेज नथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड द एनर्जीज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अराउंड न्यूक्लियस उनके बारे में भी इसने कोई बात नहीं करी, एंड एनर्जीज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन और उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है उनका भी कोई ध्यान रखा नहीं गया। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।